हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। पेपर का नाम जो है यूरोप फ्रॉम द मिडिल एजेस टू रेनेसा 7th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम। और ये पार्ट 2 वीडियो है क्योंकि मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैं बताया था रेनेसा का परिभाषा क्या होता है, पुनर्जागरण का परिभाषा क्या होता है, पुनर्जागरण किन कारणों से हुआ, पुनर्जागरण में किन इतिहासकारों ने अपना मतदान दिया था। उसके साथ साथ मैंने ये बताया कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ था। अगर जानना है तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें हम बताएंगे कि पुनर्जागरण में विकास कैसे और किस प्रकार से हुआ, इसमें विकास में किन किन विद्वानों ने अपना योगदान दिया, वैज्ञानिक ने, साहित्यिक क्षेत्र में, कला का क्षेत्र में, वैज्ञानिक दृष्टि के क्षेत्र में, सब ने अपना एक अलग अलग से योगदान दिया था। इसमें हम जानेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास किए हुए। साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि साहित्य बड़े एक क्रांतिकारी परिवर्तन जन को जन्म देता है। ये प्राचीन यूरोप में लैटिन और अन्य क्षेत्रों की भाषा में भी विकास हुआ। इस क्षेत्र में भाषाओं में इटलानी, जर्मनी, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच भाषा का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। साहित्य अब धर्म और अतिरिक्त मानवीय संवेदनाओं तथा अन्य विचारों को भी पर्याप्त स्थान देने जाने लगा था। अब इतिहासकार, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन तथा विषय के क्षेत्र में स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन के लिए जाने लग गया ये साहित्य। हम साहित्य जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट, इटलानी साहित्य का विकास। इटलानी साहित्य का विकास का प्रारंभ आंदोलन साहित्य के विकास के साथ हुआ। इटलानी साधारण लोगों के भाषा और साहित्य के क्षेत्रों में आम भाषा थी। ये कृतियाँ नए नए रचनाएं इटली नए नए विचारों और नए नए उद्देश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इन विचारों ने इटली के लोगों को राष्ट्रीयता का विचार का जन्म दिया, क्योंकि ये इटली का उस समय रिश्तेदारों तथा में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था। इटली में इटलियानी भाषा समृद्ध रूप से साहित्य दांते, पैट्रिक, बोकाचियो तथा अन्य का योगदान ज़्यादा था। इसमें पैट्रिक और दांते का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इटलियानी भाषा में एक अन्य मैकियावेली थे, जिसने द प्रिंस लिखा था। प्रिंस की रचना इन्हीं की थी। ये राजनीतिक पुस्तक थे, क्षेत्र में प्रसिद्ध था। दांते फ्लोरेंस रहने वाला था। इसमें दांते ने पादरी आडम्ब्रो राष्ट्रवाद आश्रित का आंदोलन की आलोचना की। व्यक्तिगत रूप से यह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु पोप के भयपूर्ण और अभ्यास जीवन को दांते की घृणा उसकी रचना में स्पष्ट दिखती है। दांते की प्रसिद्ध रचनाएं थी द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने की थी। ये काल्पनिक चित्रण किया गया था। ये पैट्रिक भी लॉरेंस एक नगर रहने वाला था तथा इसने अपने अधिकतर समय जो था वो लैटिन ग्रंथों में व्यतीत किया था। पैट्रिक बहुत अच्छा एक कवि था। इसने पेरिस में विश्वविद्यालय रोमन नगरों द्वारा सम्मानित किया गया और उनके देशवासियों का आह्वान किया गया कि प्राचीन रोम एक गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए बोकारियो के पैट्रिक शिष्य था। उसने महान मानवतावाद मानता है। उसने इटालियन भाषा का ग्रंथ में नई शैली की एक नई इटालियन भाषा गद्य का पिता कहा जाता है। इसकी रचनाएं दी कैमरोन जो थी 100 कहानियों का एक संग्रह था, जिसमें लोकप्रियता की वजह से बोकाचियो की इटली में कहानियों के रूप में प्रसिद्ध हुआ और एक नए कोलोन्सियो तथा सुल्तानियो मोरियों के वेदों तथा एंजेलो पोलोनेंस और वेदारों में भी अतिरिक्त दिया जा सकता था, परंतु इसने पुनर्जागरण आंदोलन में अपनी रचनाएं के माध्यम से विचारों
और प्रसारों में इटालियन भाषा का साहित्य के रूप में काफ़ी योगदान दिया। उसके साथ हम फ्रेंच में जाते हैं तो फ्रेंच साहित्य विकास में देखते हैं तो फ्रेंच जागरण के विकास में फ्रेंच साहित्य का विशेष भी योगदान भी इसका भी रहा। इसने फासिसियो रेवलोनस तथा माइकल की दी मेटलोन की रचनाएं फ्रांस में फ्रेंच जागरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि उसने मानवतावाद की सोच को सम्मान देते हुए कहा कि माइकल डी मांटेन ने व्यक्तिगत की स्वतंत्रता और भाईचारा पर बल दिया, शिष्टता आचरण का अत्यंत सम्मानपूर्ण से बात किया। तीसरा पॉइंट देखें तो अंग्रेजी साहित्य में भी कई सारे इतिहास और कृतियाँ लिखी गई। अंग्रेजी साहित्य 16वीं शताब्दी में साहित्य के प्रगति के रूप में शीर्ष में पहुंचा, जिसमें अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध जियोफेरे चौसा था। इसकी रचनाएं कैडबरी टेल्स थी। ये रचना थॉमस मोर था तथा इसने अपनी प्रसिद्ध यूटोपिया तत्कालीन इंग्लिश समाज में कैसी फैली बुराइयों का आलोचना करते हुए आदर्श अपने समाज कल्पना प्रस्तुत की। एडम ने अपनी रचना फेरी क्वीन में लोगों को जागृत करने के लिए किया। फारसी बेकन ने भी अपनी सबसे निबंधों को आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए प्रस्तुत की, परंतु साहित्य और चमकता सितारा के युग शेक्सपियर का था, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 38 नाटकों की रचना की। इसकी रचनाएं ने इंग्लैंड में मानवतावाद और राष्ट्रवाद के लिए विचारों में मजबूत प्रदान की। शेक्सपियर की रचनाएं इंग्लैंड में पुनर्जागरण के युग में साहित्य विकास अपने शीर्ष पर पहुंचा दिया था। महान शेक्सपियर। अगर चौथा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यूरोप में चौथा पॉइंट देख सकते हैं, यूरोप में भाषाओं और साहित्य विकास के इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश के साथ यूरोपियन भाषाओं के रूप में साहित्य की रचना ली गई थी। जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच भाषा में भी शामिल थे। हॉलैंड के प्रसिद्ध बेसेरियस एसएमएस फ्रेमिस ने अपनी पुस्तक में धार्मिक डबरों का चोट देते हुए कहा कि जर्मनी के प्रसिद्ध और धार्मिक मार्टिन लूथर ने अपनी जर्मन भाषा बाइबल का अनुवाद किया, जो जर्मन लोकप्रिय हुआ। लूथर ने अपने रोलोफर एग्रोकोला के और साहित्य के जन्म साहित्य के रूप में विशेष योगदान देते हुए कहा। मार्टिन लूथर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने धार्मिक सुधार के साथ साथ अपनी कृतियों के में लिखे गए कई शब्दों से उन्हें लोगों को लिए एक प्रेरणा का स्रोत पैदा कर दिया था। इनकी पुर्तगाली साहित्य में जो कई सारे लिखे गए थे। पुनर्जागरण अपनी कृतियों के माध्यम से धार्मिक आडंबरों और चर्च के निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए मानवता का पहल किया। यूरोप में पुनर्जागरण युग में जागृत पैदा करने के लिए साहित्य की प्रमुख भूमिका थी। इस युग में यूरोप की विभिन्न देशों ने नए नए विचारों के प्रसार साहित्य रचनाएं में विशेष दिया। अब देखते हैं इनकी कला के क्षेत्र में किस प्रकार से पुनर्जागरण का हुआ। कला का क्षेत्र का युग कह सकते हैं कि साम्यवाद और चर्च सिमटी हुई थी, क्योंकि मध्य युग में कला में मौलिकता और लौकिकता की एक मान्यता संवेदना की थी। जागरण की एक यूरोप में कला का प्रतिपक्ष में कह सकते हैं। कला के क्षेत्र में चित्रकारी का और मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, विज्ञान और खगोलिक विज्ञान। चित्रकला के माध्यम से मध्य युग में यूरोप में प्राचीन
विषय में धर्म था। इसमें धर्म जागरण के क्षेत्र ने चित्रकारी के व्यापक दृष्टि से प्रभावित किया और अब धार्मिक के अन्य साथ साथ अन्य चित्रकारों ने अपना चित्र के माध्यम से लोग को जागृत करने लग गए थे। धर्मनिरपेक्ष विषयों में एक इटली ने जागरण के लियोडो माइकल विंसी और एंजेलो समझ तथा राफेल विस्लियन के जैसे महान चित्रकार उत्पन्न हुए। इन चित्रकार से आयाम ने एक चित्रकला की नई शैली की उत्पन्न कर दी थी। शीघ्र ही ये यूरोप में देशों में फैल गई थी। जर्मन ने एक रबर्ट ड्यूरिक और मुरिल के रूप में जाने जाते थे। और मूर्तिकला का रूप में देखा जाए तो मूर्तिकला में जो था जागरण के मूर्तिकला एक नया आयाम विकसित किए गई। मूर्तिकला में एक प्राचीन यूनानी महान रोमन साम्राज्य की कृतियाँ को प्रेरणा को एक मानते हुए एक मूल्य और प्रकृति संबंधित विषय पर सुंदर मूर्ति बनाई। सबसे मूर्तिकाली के लॉरेंस ग्रिविट और दोनोवेतेलवा, लुका देला रोविंस, माइकल एंजलस ये प्रमुख थे। इनके साथ साथ लुका जो था एक और अच्छा मूर्तिकार के रूप में उभर के सामने आया लॉरेंस के बाद। जागरण के इटली के लॉरेंस और वेनिस मूर्तिकला के दो बड़े बड़े केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, लॉरेंस और वेनिस। उसके साथ स्थापत्य कला की बात करें तो हम इस युग में भी स्थापत्य कला का नई शैली विकसित हुई थी। इसमें डिजाइन सजावटी महान युग था। ये नगरों में सुंदर राजमहलों, चर्चों और अन्य भवनों को सजाने के लिए स्थापत्य कला का प्रदर्शन किया जाता था। ये शानदार प्रतीक विन्यास न्यूयॉर्क और सेंट पीट के चर्च के जैसे रोमन सेंट पीट चर्च जैसे एक नया इमारत है। नगरों में इस युग का शानदार चर्चा हुआ। इसके बाद संगीत के माध्यम से देखें तो जागरण में काल में संगीत के माध्यम क्षेत्र में विकास हुआ और धर्म, चर्च और कई सारे बंधकों से संगीत गाने जाने लग गया था। इसमें कट संगीत अलग अलग विकसित हुआ। जागरण में सुर ताल की आवाज़ परंपरा के विकसित हुआ। इसके साथ साथ मनुष्य ने भी कई सारे संगीत के रूप में प्रेरित अपने संगीत गाए। इनमें से थे एक जॉर्ज फ्रेडरिक हार्डले, जॉन सेबैस्टियन फ्राज, जोसेफ हैंडल, वॉल्फ्गैंग और मोर्टन। इसमें वैज्ञानिक में भी काफ़ी सारे खोज हुए, जैसे कि ग्रीक लैटिन साहित्य में जागरण के लोगों ने बहुत से कारणों से दृष्टि से बदल दिया था। इन्हें वजह फलस्वरूप जागरण युग में विकसित किए गए। खगोल में भी कई सारे खगोलिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने नए सिद्धांतों को, नए नए खोजों को प्रेरित किया, जिसमें कोपरनिकस का नाम आता है। कोपरनिकस ने अपने केंद्र पर प्रकृत किया। इसके साथ ये कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे दिन और रात बनती हैं। फिर भौतिक विज्ञान में भी कई सारे आए, जैसे भौतिक विज्ञान में नए वैज्ञानिक आविष्कार किए गए। आज न्यूटन, गैलीलियो के बड़े आविष्कारों ने देखे जा सकते हैं। रसायन विज्ञान में भी कई सारे वैज्ञानिक ने दिए थे, जिसमें से एक थे कॉल्ड्रेंस ने अपने कई सारे सफलतापूर्वक रासायनिक कार्बनिक जैसे गैसों की खोज किया था इन्होंने। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो हम बड़े आविष्कार हुए। इंग्लैंड में वैज्ञानिक विलियम हॉर्वेज जैसे क्षेत्र में योगदान किया गया। हॉर्वेज ने सिद्धांत का रक्त में धमनियों के नई नाड़ियों को वापस हृदय में पहुंचाती है। इन्हें बताया था कि हृदय जो होता है धमनियों को नाड़ियों से लेकर होते हुए वापस चला जाता है। गणित के क्षेत्र में यूरोप में नए सिद्धांत हुए। इस युग में केपलर, देगासागो, स्टेवर, फेरिया, फाराडे में गणित में जान जाते हैं। अन्य क्षेत्र में देखा जा सकता है कि साहित्य कला का क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी कई सारे पुनर्जागरण के क्षेत्र में हुए, जैसे कि छापाखाना जर्मन